Hello my life Alex fam. So this is a part 2 video of aquatic weeds, fish predators and fish diseases. I hope आपको लास्ट वीडियो में aquatic weeds और fish predators क्या होते हैं, उनका कंट्रोल कैसे करते हैं, इसका आइडिया अच्छे से आ गया होगा। आप उन नोट्स को रेफ़र करके आपके आंसर्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने पॉइंटर्स ऑलरेडी उसमें हाईलाइट करके रखे हैं, PY के ऑलरेडी हाईलाइटेड है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ फिश डिसीजेस। सो फिश डिसीज़ेस के लिए मैंने बेस्ट चीज़ ये की है कि मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है। ऑल द फिश डिसीज़ेस के लिए आपको ये कंप्लीट टेबल याद करना होगा। देयर इज़ नथिंग यू कैन डू विद दिस, क्योंकि अगर ये आया तो आप इजीली इसका शॉर्ट नोट्स या फिर इस लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हो। सो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। So there are two types of fish diseases. One is infectious diseases and another one is non-infectious diseases. Infectious diseases में 5 तरह के हैं, non-infectious में हालांकि एक ही तरह का है। So infectious diseases में is what कि प्रोटोजोन से होने वाले स्किन प्रोटोजोन एक प्रोटोजोन जो हमारा है ये है, उससे जो डिसीजेस होते वो 4 डिसीजेस दिए हुए प्रोटोजोन से: कॉस्टेसिस, वर्लिंग डिसीज, इक्थायोप्थेरियासिस एंड ट्राइकोडाइनेसिस। आई नो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, यू मे बी थिंकिंग कि ये तो बहुत ही हो जाएगा, बट मैं आपको इजी ट्रिक दे दूँगी। प्रोकोविच ये एक ट्रिक है फॉर द प्रोटोजोन डिसीजेस, सारे डिसीजेस को याद रखने के लिए ऑफ प्रोटोजोन से होने वाले। ठीक है, फॉर प्रोटोजोन। को मीन्स कॉस्टेसिस, V means whirling disease and H means ichthyophis trick. Prokovich trick. This is a trick for trichodinesis. 2-3 बार पढ़ लेने से याद हो जाता है। Now हमें अब डिसीजेस में क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले तो इन कौन से कॉजेटिव ग्रुप हैं, जैसे प्रोटोजोन इज़ अ कॉजेटिव ग्रुप फॉर ऑल दिस 4 डिसीजेस। ये सारे डिसीजेस के नाम है: कॉस्टेसिस, वर्लिंग डिसीज, इक्थायोप्थेरियासिस, ट्राइकोडाइनेसिस। अब इनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और इनके ट्रीटमेंट्स के लिए हम क्या होते हैं। जो भी चीज़ें सेम है ना ट्रीटमेंट में, मैंने वो ऑलमोस्ट एक ही तरह से लिखी हुई है। और उनका कुछ स्पेशलिटी है क्या, मतलब इसमें कुछ स्पेशल दिखने को मिलता है क्या हमें, वो भी हमें याद करना है। सो कॉस्टेसिस का कॉजेटिव एजेंट है कॉस्टिया निकेट्रिक्स। इसके सिम्टम्स जो होते हैं, ब्लूइश पैचेस आते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, गिल्स और फिन्स जो होते हैं इसमें अफेक्ट होती है। और इसमें जो स्पेशल थिंग है वो क्या है, स्लाइमीनेस ऑफ स्किन हो जाती है, मतलब स्किन जो होती है स्मूथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता है, इसीलिए। नाउ अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उस इन्फेक्टेड फिश को डिप करना है हमें सॉल्ट सोल्यूशन में, देन फॉर्मेलिन सोल्यूशन में, देन ग्लेशियल सोल्यूशन एंड एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। देन उसको स्टरलाइज करना है उस वाटर बॉडी को, मतलब जिसमें भी ये फ़िश थी जिसको ये डिसीज़ हुआ था, हमें उस वाटर बॉडी को, समझ लो एक पॉन्ड है, उसे हमें CuSO4 एंड KMNO4 से स्टरलाइज करना है, मतलब उसे डिसीज़ फ्री बनाना है, तो हमें वो डालना पड़ेगा। देन नेक्स्ट डिसीज़ इज़ वर्लिंग डिसीज़। वर्लिंग डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट है माइक्सोसोमा सेरेब्रालिस। इसमें क्या होता है, फ़िश वर्ल करती है राउंड एंड राउंड और बॉटम पे आके गिर जाती है और फाइनली वो मर जाती है। अब इसमें क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशंस होते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है उस फिश के अंदर। तो हमें ऐसे वक्त में क्या करना है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें उस फिश को आइसोलेट करना है और बरी कर देना है, मतलब उस फिश को उस पॉन्ड से निकाल लो और उसे जला दो। देन डीप इन कैल्शियम साइनामाइड स्टरलाइज करना है उस वाटर बॉडी को। कैसे स्टरलाइज करना है, कैल्शियम साइनामाइड की हेल्प से, ताकि किसी और फिश को वो डिसीज़ ना हो। देन थर्ड डिसीज़ ऑफ प्रोटोजोन इज इक्थायोप्थेरियासिस। इक्थायोप्थेरियासिस मल्टीप्लिस से होता है ये। इसमें भी वाइट स्पॉट्स बनते हैं बॉडी पे। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उस फिश को भूख नहीं लगती, उसके स्केल्स जो होते हैं वो लॉस होने लगते हैं, मतलब जो भी फिश पे से स्केल्स होते हैं ना वो ख़त्म होने लगते हैं। सो इसे वाइट स्पॉट डिसीज़ भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वाइट स्पॉट डिसीज़ किसे कहा जाता है, इक्थायोप्थेरियासिस को। क्या करना है हमें, उस इन्फेक्टेड फ़िश को सॉल्ट सोल्यूशन में पहले डुबोना है, फिर फॉर्मेलिन सोल्यूशन में, फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। देन उस वाटर बॉडी को, मतलब उस पॉन्ड को हमें स्टरलाइज करना है किसके हेल्प से, CuSO4 और KMNO4 की हेल्प से। देन ट्राइकोडाइनेसिस। ट्राइकोडाइनेसिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्राइकोडिना इंडिका। फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें वाइट ब्लॉचेस फॉर्म होती है।
सी देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे इक्थाइप्थेरियस में वाइट स्पॉट्स बन रहे थे, यहाँ पे वाइट ब्लॉचेस फॉर्म हो रही है। देन डीप करना इस इन्फेक्टेड फिश को अगेन सॉल्ट सोल्यूशन, फॉर्मेलिन सोल्यूशन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड सोल्यूशन, और उस वाटर बॉडी को स्टेरिलाइज करना है बाय COS4 एंड KMNO4 से। नाउ दीज वर द प्रोटोजोन डिसीजेस। ट्रिक क्या थी? प्रो को विच ट्रिक? प्रोटोजोन इज कोस्टेसिस विच मीन्स वर्लिंग डिसीज, इक्थाइप्थेरियसिस एंड ट्राइकोडिनासिस। नाउ बैक्टीरियल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीजेस की ट्रिक है बैक ड्रॉप से टेल आई फ्रंक कॉटन माउथ में जाता है। सो बकवास ट्रिक आई नो, बट अगर आपके पास कोई बेटर ट्रिक होगी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट वर्क फॉर मी। सो बैक फॉर बैक्टीरियल, ड्रॉप से मीन्स ड्रॉप सी, टेल आई, टेल रॉट फिन डिसीज, आई डिसीज, फ्रंक मतलब यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये किया था, टेल आई ट्रंक कॉटन माउथ में जाता है। सो फ्रंक्यूलोसिस एंड कॉटन माउथ डिसीज। नाउ ड्रॉप सी is what? Aeromonas punctuata is the causative agent for drop C, and what happens is accumulation of fluid आ जाता है, मतलब फ्लूइड बनने लगता है belly of the host fish में। अब belly क्या होती है? स्वेल करने लगती है क्योंकि उसमें फ्लूइड भर गया, तो इंटेस्टाइन भी इन्फ्लेम्ड होता है जिसकी वजह से लीवर अफेक्ट करने लग जाती है उस फिश में। सो हमें एंटीबायोटिक सोल्यूशन में उस फिश को डिप करना है, सीरिंज और सर्जरी से ट्रीट किया जाता है। नाउ टेल रॉट फिन रॉट। रॉट मतलब सड़ना होता है, तो टेल और फिन सड़ने लग जाती है। वाइट लाइन अपीयर करती है फिश पे, प्यूट्रिफिकेशन ऑफ टेल एंड फिन मतलब डिग्रेडेशन होने लगता है, वो सड़ने लगती है और फिर वो गिर जाती है टेल और फिन्स। सो इसे एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है, फिनॉक्सीथॉल यूज़ के बाउंड को टच किया जाता है विद द सिल्वर नाइट्रेट से। देन आई डिसीज़ जिसका कॉस्टिव एजेंट है एरोमनास लिक्विफेशियन, जिसमें आई का जो ऑर्बिट है वो स्वेल करने लग जाता है, और आई जो होती है प्रोट्रूड मतलब आई जो होती है अपने गोले से सिर्फ ऑर्बिट से बाहर निकलने लग जाती है, प्रोट्रूड करने लग जाती है। कॉर्निया जो होता है वो वेस्कुलराइज होता है और ओपेक ब्लाइंडनेस होने लगती है। इसमें हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है, उस फिश को आइसोलेट कर लेना है और बरी कर लेना है, मतलब जला देना है। ये क्या किस किस चीज़ को अफेक्ट करती है? आइज़ को, कॉर्नियास को और ब्रेन को अफेक्ट करता है आई डिसीज़ में। फ्रंक्यूलोसिस एरोमोनास साल्मोनिसिडा इज़ द कॉस्टिव एजेंट फॉर इट। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लडी बॉइल्स और लम्स बनते हैं इनसाइड द बॉडी। सो इसमें एंटीबायोटिक लाइक क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिटिन एंड एक्रोमाइसिटिन यूज़ किया जाता है। कॉटन माउथ कॉन्ड्रोकोकस कॉलिमिनारिस से होता है। कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म करता है माउथ पे, ठीक है, जिसके लिप्स स्वेल होने लगते हैं, और अगर हमने उसे ट्रीट नहीं किया तो वो जो फ्रंट पार्ट होगा उस मतलब जो भी फ़िश है, समझ लो ये फ़िश है हमारी, इसका जो ये फ्रंट पार्ट है ये पूरा वो बैक्टीरिया ले लेगा, वो पूरा ख़राब कर देगा, पूरा माउथ और लिप्स स्वेल हो जाते हैं, पूरा माउथ ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से ना उस फिश को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। सो एंटीबायोटिक लिलीज टिंक्चर यूज़ किया जाता है, फिर मर्थिलेट सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दीज वर द बैक्टीरियल डिसीजेस। नाउ द नेक्स्ट कॉस्टिव एजेंट इज़ फंगल डिसीजेस। इसमें दो तरह के डिसीजेस, सेप्रोलेग्नेसिस और गिल रॉट। पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, ऐसा नहीं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉस्टिव एजेंट फॉर इट इज सैप्रोलेग्निया, सैप्रोलेग्निसिस के लिए। देन फॉर्मेशन ऑफ कॉटन लाइक वुल लाइक आउटग्रोथ बनती है, इसमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है? कॉटन वुल डिसीज़ कहता है किसे? सैप्रोलेग्नेसिस को। देखना ही कंफ्यूजिंग है, कॉटन माउथ डिसीज़ आपको ऑप्शन में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कॉटन वुल डिसीज़ किसे कहते हैं, तो सैप्रोलेग्नेसिस, और जो कि एक फंगल डिसीज़ है। इसमें हम इन्फेक्टेड फिश को सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं, फिर फॉर्मेलिन सोल्यूशन में, फिर ग्लेशियल सोल्यूशन एंड देन एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। देन गिल रॉट मतलब गिल्स का सड़ना, ये इसका कॉन्स्टिपेशन फंगल डिसीज़ में कौन सा है? ब्रैंकियोमाइसिस सैग्निसिस। गिल जो होती है वो डल बनने लग जाती है, वो स्वेल होती है, उनके एजेस स्वेल होते हैं। रेस्पिरेशन ऑब्वियसली अगर गिल्स पे अफेक्ट हो रहा है तो रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा उस फिश का, तो उस फिश को हमें उस इन्फेक्टेड फिश को हमें डिप करना है सॉल्ट सोल्यूशन में, देन फॉर्मेलिन सोल्यूशन, देन ग्लेशियल सोल्यूशन एंड देन एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। नाउ क्रस्टेशियन डिसीज़। क्रस्टेशियन जो कॉस्टिव ग्रुप है वो दो तरह के डिसीजेस कॉज करता है फिश में, एक एंकर वॉर्म
और एक आर्गिलोसिस। एंकर वॉर्म को लार्निया भी कहते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाइलाइट्स दे दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था, किस साल में आया था, कितने मार्क्स के लिए आया था। ये 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स। ये मार्च 18 में आया था, ये मार्च 20 में। ये मार्च 18 में फंगल कॉस्टिव ग्रुप से कौन से डिसीजेज होते हैं वो दोनों भी लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एंकर वॉर्म का कॉस्टिव एजेंट है लार्निया। पोर्स मतलब छेद क्रिएट करते हैं, बाउंड होती है, लीशंस होता है, फॉर्मेशन, लीशंस का फॉर्मेशन होता है बॉडी पे। एक्सटर्नली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है एंकर वॉर्म में, एंड उसे हम सॉल्ट सोल्यूशन एजेंट में डीप करेंगे, पैरालाइज करेंगे एंड रिमूव करेंगे। सो इसमें अगर एंकर लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक एक्सटर्नली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो हमें रिमूव करेंगे उसे फोर्सेप्स की मदद से। फोर्सेप्स एक प्रकार का चिमटा होता है जिसकी मदद से हम उसे रिमूव करते हैं। नाउ आर्गिलोसिस, जिसका कॉस्टिव एजेंट है आर्गिलस, जिसे हम फिश लाउस भी कहते हैं। इसमें फॉर्मेशन क्या होता है, रेड ब्लॉचेस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें लॉस ऑफ ब्लड होता है, वेट लॉस होता है उस फिश का, उस फिश में नर्वसनेस आती है और फिश अपनी बॉडी को किसी हार्ड सरफेस के पास रब करने लगती है ताकि वो उस चीज़ से छुटकारा पा ले। सो इसमें हमें उस फिश को डिप करना है सॉल्ट सोल्यूशन में और उस एजेंट को पैरालाइज करना है और फिर उसे फोर्सेप्स की मदद से निकाल देना है। सो नाउ नेक्स्ट कॉस्टिव ग्रुप इज वॉर्म्स। सो वॉर्म्स के लिए भी मैंने एक ट्रिक दी है, वो गया डाक लेने लेगू ही आएगा, मतलब लेके ही आएगा। वो गया डाक लेने लेगू ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैच करा था। वो मीन्स वॉर्म, गया इज गायरोडैक्टोलाइसिस, डाक लेने मीन्स डैक्टिलो गायरोनोसिस, डाक लेने दैट इज फिश लिच, एंड लेगू मीन्स लेग्यूलोसिस। सो गायरोडैक्टिलोसिस एक स्किन फ्लेक है जिसमें कलर फेड होता है उस फिश का, लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रेट होने लगता है, फिश की स्किन पिल ऑफ करने लग जाती है, निकलने लग जाती है, उसको भूख नहीं लगती, ड्रूपिंग ऑफ स्केल्स भी निकलने लग जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, फ़िश को सॉल्ट सोल्यूशन में डालना है, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में बाद में ग्लेशियल एंड देन एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। देन डैक्टाइलोगायरोसिस में डैक्टोलोगायरस नाम से गिल फ्लिक होती है। गिल फ्लिक मतलब ये गिल को अफेक्ट करेगी। ये स्किन फ्लिक थी इसलिए इसने स्किन को अफेक्ट किया। सो गिल्स जो होती है वो डल होती है, गिल्स स्वेल करने लग जाती है, उनके एजेस स्वेल होते हैं, और अगर गिल्स को अफेक्ट करा है मतलब क्या होगा, रेस्पिरेशन भी अफेक्ट होगा। सो डिप करना इस इन्फेक्टेड फिश को पहले सॉल्ट सोल्यूशन में, फिर फॉर्मेलिन सोल्यूशन में, देन ग्लेशियल सोल्यूशन में, देन एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। नाउ फिश लिच जो कि होते हैं पाइसिकोला जियोमेट्रा। फिशेस की बॉडी जो होती है इसमें कवर्ड हो जाती है लिचेस से। लीचेस क्या होती है, ब्लड सक करती है तो लॉस ऑफ ब्लड होगा, वेट लॉस होगा, फिर नर्वसनेस आएंगी। अगेन फिशेस चिपकी हुई है तो फिश क्या करेगी, अपने बॉडी को रब करेगी किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट ताकि ये सारी लीचेस निकल जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसे हम एक सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे ताकि वो जो सारे लीचेस है वो पैरालाइज हो जाए, और फिर हम उन्हें चिमटे की मदद से, फोर्सेप की मदद से निकाल लेंगे। नाउ लेग्योलॉसिस। लिग्योलॉसिस का कॉस्टिव एजेंट है लिग्यूला इंटेस्टिनालिस, जो कि 14 to 39 सेंटीमीटर की एक फ्लैट वॉर्म है। ये क्या करती है, एलिमेंट्री कैनाल को ब्लॉक करती है और उसकी बेली जो होती है स्वेल होने लगती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन भी इन्फ्लेम होता है, और अगर इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है तो लिवर भी अफेक्ट करने लग जाती है। ये लिवर है, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है, गंदा पानी को एलिमिनेट करना है फ्रॉम दी पॉन्ड वाटर। नाउ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट में सिर्फ एक ही डिसीज़ है जिससे, ये डिसीज़ है नॉट अ कॉस्टिव ग्रुप। उस डिसीज़ का नाम है एस्फाइसिएशन या फिर गैस बबल या फिर एयर एबोलिज्म। सो इसमें क्या होता है, क्यों होता है ये, ड्यू टू सुपर सैचुरेशन ऑफ O2। ज़्यादा O2 आने के बाद वजह से अंदर बॉडी में गैस बबल्स बनने लगते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट फिश, और विथ इनसाइड आई जो होती है रैज्ड और टैटर्ड अपीयरेंस देने लगती है। हेड जो होता है वो पॉइंट करता है ऐसे नीचे, ये आँखें हैं, और टेल जो होती है वो अपवर्ड चली जाती है, पानी का सरफेस है। हेड ऐसे नीचे पॉइंट आउट करता है और टेल अपवर्ड चली जाती है। सो मतलब ऐसा हो गया, मतलब उसका क्या होगा, बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ गया मतलब क्या होगा, उसका एयर ब्लैडर अफेक्ट हुआ। एयर ब्लैडर डिस्टेंस हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है। फिश अपना बैलेंस किसके हेल्प से मदद करती है, मेंटेन करती है, एयर ब्लैडर की इससे।
सो अब हमें क्या करना है, उस फिश को आइसोलेट करना है, उसे एक ऐसे वाटर में डालना है जहाँ पे O2 का लेवल नॉर्मल है। अगर हमारे पॉन्ड वाटर का लेवल में O2 सुपर सैचुरेशन हो गया, O2 का मतलब पानी में ज़्यादा O2 हो गया, तो ये डिसीज़ होता है। और इसमें क्या होती है, फ़िश स्विम करती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखा ना आपने, ये हमारा पॉन्ड पानी का समझ लो ये सरफेस है, और फिश ऐसे स्विम करती है 45 डिग्री पे। ये फ़िश है, आँखें नीचे है और टेल ऊपर है। सो इसके भी लॉन्ग नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें फ़िश डिसीजेज एंड कंट्रोल्स के बारे में इस साइड दिया गया है। एंड यू विल सी प्रोटोजोन डिसीज़, बैक्टीरियल, वोम, फंगल, क्रस्टेशियन डिसीज़ है नहीं आपके इसमें। प्रोटोजोन डिसीज़ देखा आपने 10 मार्क्स के लिए आया था मार्च में, तो आपको हर एक पता होना चाहिए कि प्रोटोजोन डिसीज़ में कौन से डिसीजेस हैं। देन आपको बैक्टीरियल में कौन से हैं, फंगल में कौन से, क्रस्टेशियन में कौन से हैं, वॉर्म में कौन से ये सब, और कौन सा अगर इंडिविजुअल भी आता है 2 मार्क्स के शॉर्ट्स के लिए, तो आपको उसके डिटेल्स पता होने चाहिए। यहाँ पे डायग्राम मैंडेटरी नहीं है। सो आपने अगर ये टेबल लर्न कर लिया तो आपको ये इन्हें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल के हिसाब से आपका बहुत अच्छा 7 to 8 पॉइंट्स का आंसर तैयार कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, कंप्लीट पॉइंटर्स के हिसाब से दिया हुआ है। और यहाँ पे जो डिसीजेज ड्यू टू अल्ट्रेशन इन पीएच वगैरह, जो एसिडोसिस हल्के, एक बार एक रीडिंग दे देना, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा चाहता नहीं है। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एज यू आर डन विद। हमने अभी तक पढ़ा लेमना जो है एक फ्लोटिंग वीड है, ठीक है। आप वैसे तो मैंने इसके आंसर दे दिए हैं, बाकी के शॉर्ट नोट्स के कौन से आंसर से आप डायरेक्टली ले सकते हो, ये सब नहीं भी क्या आपने बस इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, ये सब नहीं किया तो भी चलेगा। बाकी का ये जो फर्दर है, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हर एक चैप्टर के, आप उसमें से भी कर सकते हो और PYQs को रेफ़र करना, लेकिन इस बुक के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एक बार रीड करके जाना। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडे। मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिशरी कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, और जितना मैंने शॉर्ट नोट्स में दिया है, जितना मैंने इस टेबल में दिया, आपने उतना भी मेमोराइज़ कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। आप अच्छे से नोट्स आप अच्छे से अपना खुद का आंसर एक फ्रेम कर सकते हो। आपको इस बुक की सिर्फ एक रीडिंग देनी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं इन दिस बुक आपको वो आने ही चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस PDF। सो अगर आपने मेरे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए कंप्लीट, तो भी आप अच्छे से आपका आंसर फ्रेम कर सकते हो। आपको सिर्फ पॉइंटर्स में याद रखना है कि आपको किस किस चीज़ में क्या क्या इंक्लूड करना है, और जो एग्जांपल्स दिए वो। सो आई होप you are liking this series, and I will be completing each and every chapter. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.